हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है और माफ़ी चाहता हूं कि 2 से 3 दिन आप लोगों का डिले हो गया। सैटरडे के बाद से कंटिन्यू हम लोग नहीं मिल पाए और आज मैं इसको फिर से रिकंटिन्यू कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों का जो एक रिदम बना हुआ था वो सारा का सारा रिदम प्रॉपर तरीके से चलता रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के लेक्चर नंबर 29 को लेकर के, और इसमें आज हम बात कर रहे हैं प्लानिंग और उसके टाइप्स। प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और कितने तरीके से ये प्लानिंग की जा सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लानिंग एक इकोनॉमी का टर्म नहीं है, बल्कि इकोनॉमी से बाहर जाकर के भी इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी सिर्फ प्लानिंग जो है केवल इकोनॉमी तक नहीं सीमित है, बल्कि उसके दैनिक जीवन में भी हम बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और फिर हम बात करेंगे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके आपके IAS और PCS दोनों तरीके के एग्जाम में इसका उपयोग किया जा सकता है। दोनों जगह पर इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग और इसके बारे में। सबसे पहले तो जो लोग आप में से मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो जिसकी कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल ID है, और ये टेलीग्राम का बारकोड है जिसके थ्रू आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। एवरीबॉडी प्रॉपर मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग, आयोजना। आयोजना क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसका महत्व, उसके प्रकार, इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। प्लानिंग बेसिकली दोस्तों है क्या, इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्लानिंग एक रणनीति है, एक स्ट्रेटजी है, जिसके माध्यम से हम अपने किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जिसमें कम से कम समय लगे और कम से कम संसाधन इस्तेमाल हो। ध्यान रखना। और हमारा जो लक्ष्य क्या है, उसको हम 100% पाना चाहते हैं। अब जैसे आप सभी लोग हैं, आप सभी लोगों का लक्ष्य क्या है? IAS बनना। तो स्वाभाविक सी बात है, आप सभी लोगों ने इसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी, कुछ ना कुछ समय निश्चित किया होगा कि हम इस रणनीति से और इतने समय में इसको अचीव करेंगे। और अगर आपने नहीं बनाई है तो डेफिनेट मान के चलिए कि आपने केवल सपना देखा है, लक्ष्य देखा है, उसको पाने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया। बस इसी तरीके से चले आए हैं, काम कर रहे हैं, हो जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो हम ज्यादा सोचते नहीं। ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेटजी नहीं बनाते वो विकास जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते, ये डेफिनेट है, ये समझिएगा। कंफर्म है, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते बिना रणनीति के, चाहे IAS का हो, चाहे SSC का हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो। एक किसान खेती करता है, वो भी उसकी प्लानिंग बनाता है कि मुझे ये फसल कब बोनी है, किस समय में बोनी है, कितना बीज चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितना समय लगेगा, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, मुझे वो कौन सी फसल बोनी है, ये सब कुछ वो भी प्लान करता है बेटा। घर की एक महिला घर चलाने के लिए वो भी इसका प्लान करती है कि शाम को क्या खाना बनाना है, कैसे खाना बनाना है, कल मुझे क्या करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, क्या नहीं भेजना है, उसके टिफिन में क्या जाएगा, कैसे काम होगा, किस तरीके से होगा, वो भी प्लान करते हैं। किसान भी प्लान करता है अपने साल भर के लिए, अपने संसाधन, अपने जो पैदा करता है उसको अपने घर में स्टोर करने की कोशिश करता है कि मुझे साल भर के लिए इतना अनाज चाहिए। आप मकान बनाते हैं तो प्लान बनाते हैं, सोचिएगा। कुछ भी करते हैं तो प्लान बनाते हैं। और आप सोचिए,
अगर आप में से किसी ने अभी तक आईएएस बनने के लिए सपना देख लिया है, लक्ष्य तय कर लिया है और प्लान नहीं बनाया, तो डेफिनेट मान के चलिए कि आप उन सब लोगों से बहुत पीछे हैं जो छोटे मोटे काम के लिए भी प्लान बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्लानिंग केवल इकोनॉमी नहीं है। प्लानिंग इकोनॉमी के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं। जो लक्ष्य हमने तय किया है उसी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमी में भी और इसमें भी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी के अंतर्गत हम बात करें प्लानिंग परिभाषा, तो क्या है? ये एक संगठित प्रयास है, एक सिस्टमैटिक तरीके से किया गया एक एफर्ट है, जिसका क्या है? सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। अर्थव्यवस्था में तो हमारे लक्ष्य क्या हैं? देश का विकास, लोगों का विकास, सीधी सी बात है। अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के विकास का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था के विकास का मतलब होता है देश का विकास। और देश किससे मिलकर बना है? लोगों से, यानी कि मानव जीवन से, यानी कि हमारे और आपके सभी लोगों से। इसका मतलब हो गया अर्थव्यवस्था के विकास का मतलब मानव विकास है। उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक आर्थिक लक्ष्य। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये क्या है? मानव विकास है दोस्तों। तो ये हमारा लक्ष्य है, इसी के माध्यम से हम उसको कोशिश करनी है। और संगठित क्यों? क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के माध्यम से संभव नहीं है। अब बात आती है कि ये तो हो गया एक तरीके से लक्ष्य के लिए एक संगठित प्रयास, लेकिन एक्चुअल में प्लानिंग होती क्या है? ध्यान रखिएगा, प्लानिंग होती है सिंपल सा, ध्यान रखिएगा, एक निश्चित समय में, ध्यान रखिएगा, एक निश्चित समय में, ठीक, एक निश्चित लक्ष्य के लिए, एक निश्चित समय में, एक निश्चित लक्ष्य के लिए, ठीक ना? ध्यान रखना, संसाधनों का अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, सोचना, उन संसाधनों का संग्रह करना, ध्यान रखना, उनके दोहन की रणनीति बनाना, रणनीति बनाना, ठीक, और उसके बाद उस रणनीति को लागू करना, और सबसे बड़ी चीज, समय समय पर क्या करना? समय समय पर उसकी जांच करना, जांच करना। यह आपके आयोजना या प्लानिंग का एक हिस्सा है। यानी कि इसमें हम एक निश्चित लक्ष्य और एक निश्चित समय तय करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आप लोगों ने आईएएस बनने के लिए कुछ तो समय तय किया होगा। लक्ष्य तो आपने तय कर लिया है, आपको आईएएस बनना है, लाल बत्ती नीली बत्ती गाड़ी में बैठना है, सिलेक्शन लेकर के लवासना जाना है, और वहां से लौट करके एक जिले का कप्तान बनना है, जिले का अधिकारी बनना है, और दुनिया को दिखाना है कि मैंने कर दिया। अपने रिश्तेदारों को, माँ बाप के सपनों को दिखाना है कि देखो मैंने करके दिखा दिया। ये लक्ष्य है आपका, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए आपने कुछ तो समय डिसाइड किया होगा ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कुछ तो होगा भाई। कुछ ही लोगों का भाई अभी स्टार्टिंग की है, 12th पास किया है, अभी तो 4-5 साल लगेंगे उसको 21 साल की उम्र होने में। वो भी कर रहा है, आप में से बैठे हुए हैं। कुछ लोग ये भी हैं कि चलो भाई मेरे पास 2024 में तैयारी कर रहा हूं, 2025 में मुझे निकालना है। ध्यान रखिएगा, ये भी हो सकता है। ध्यान रखना, मैं उस क्वेश्चन को आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पर्सनल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिएगा। तो मेरी बात समझ गए? तो निश्चित समय और निश्चित लक्ष्य, ध्यान रखना, ये हमने यहां पर तय कर लिया। अब बात आती है इस लक्ष्य के लिए हमें किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। तो संसाधनों का क्या करना है? अनुमान लगाना है कि कितने संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से हमें देश का विकास करना है,
तो देश का विकास, कौन सा विकास और कितने समय में करना है, तो उसके लिए हमें कितने संसाधन जरूरत पड़ेगी, उसका अनुमान लगाना, कैलकुलेशन करना कि इतने साल में इतना पैसा लगेगा। ठीक है ना। अब देखना यह है कि उसका संग्रह करना, कि ठीक है भाई, इतने इतने रुपए लगेंगे, इतने करोड़ लगेंगे, इतने लाख करोड़ लगेंगे, जो भी लगेगा, लेकिन ये आएंगे कहां से, कितने मेरे पास हैं और कितने मुझे बाजार से उठाने हैं या किसी रिश्तेदार से लेने हैं या कहीं और से करना है। तो ये है उसका संग्रह। बिना स्ट्रेटजी के कूदने वालों को रिजल्ट कभी नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। बिना रणनीति चलने वालों को लक्ष्य हासिल नहीं होते, कि कर लेंगे अभी नहीं तो बाद में हो जाएगा। भाई एग्जाम का भी तो अपना टाइम फिक्स है कि नहीं है, एक प्री मेंस इंटरव्यू, तो उसके लिए उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है ना, इस तरीके से करना है, कैसे करना है। ओके, बात समझ में आई। तो उसका संग्रह करना, और फिर संग्रह जब कर लिया है तो उस संसाधन का कैसे और कितना उपयोग करना है, यह भी हमको देखना है। उसकी रणनीति बनानी है कि कब, कहां, कितना, कैसे कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। यही भारत की जब योजना लागू होती है किसी भी देश में, तो यही स्ट्रेटजी होती है। ठीक है ना। और जब रणनीति बन जाती है, उस रणनीति को फिर लागू किया जाता है, और लागू करने के बाद समय समय पर उसकी जांच करते हैं कि हमने जो समय तय किया है, उस तय समय के अनुसार और जो निश्चित लक्ष्य है, कितना हम लक्ष्य के नजदीक जा रहे हैं, वो हमको देखना है। यानी कि हमने 1 साल के 5 साल का टारगेट रखा, इतने % की ग्रोथ रखी, या देश को इस जगह पर ले जाने का प्लान रखा, जैसे किसानों की दुगनी आय का प्लान है, या 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। ये सोचिए टारगेट है, उसके लिए हमने समय निश्चित कर रखा है, उसके लिए हमने संसाधन का अनुमान भी लगा लिया, संग्रह भी कर लिया और लागू भी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। लेकिन उसकी बिना जांच किए कि हमने कितना लक्ष्य हासिल कर लिया, कितना समय लग चुका है, तो ये तो संभव ही नहीं है। इसी के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी क्या होती है, इसी के लिए आपके यहां एक कंसेप्ट चलता है जिसे हम क्या कहते हैं, सोचिएगा क्या कहते हैं, जांच करना, टेस्ट सीरीज, टेस्ट, एग्जाम, जिससे कि ये पता चल सके उस टेस्ट से कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। उसी तरीके से हम हर समय पर कुछ समय पर जा करके क्या करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं कि भाई 1 साल हो गया, 1 साल में हमने क्या क्या कर लिया, जो टारगेट तय किया था उसमें कहां तक नजदीक आ गए, तो ये भी हमको देखना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये इसकी जांच जरूरी है। यही अर्थव्यवस्था में है, यही आपके दैनिक जीवन में है। घर में कभी मम्मी को देखा है सब्जी बनाते हुए बार बार क्यों पलटती हैं, सब्जी को पलट दीजिए, ये कर दीजिए, चेक करती हैं। क्यों चेक करती हैं? देखने के लिए कितनी बन गई। अगर उनको पता होता कि 5 महीने में, 5 मिनट में, 10 मिनट में बन जाएगी, तो ठीक है, ओके, वो छोड़ देती। लेकिन समय समय पर चेक भी करना पड़ता है कि क्या हुआ। समझ लीजिए, दैनिक जीवन से उदाहरण उठाइए आप लोग, क्या हो गया, कितना हो गया, कैसे हो गया, यही है। ठीक, ये समझ लीजिएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक निश्चित समय में संसाधनों का अनुमान लगाना, उनका संग्रह करना, उनके दोहन की रणनीति बनाना और उसे लागू करके लक्ष्यों को हासिल करना, यही प्लानिंग है। तो यानी एक निश्चित समय में एक निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए संसाधनों का अनुमान लगाना, उनका संग्रह करना, दोनों की रणनीति बनाना, उस रणनीति को लागू करके समय समय पर उसकी जांच करना, रिव्यू करना और उसमें सुधार करना। यस, इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। और इसकी जरूरत हमारे एग्जाम में भी है, आपके एग्जाम पैटर्न में भी है, इकोनॉमी के सब्जेक्ट में भी है, देश के आर्थिक विकास के लिए भी है, हर तरीके से है। क्लियर? बात समझना। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसलिए कि जो 2024 में अपना एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए P2I बैच, इवनिंग बैच
ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ध्यान रखिएगा, अभी 3-4 दिन हुए हैं, और उसमें आपका इसमें 30 तारीख लास्ट डेट है एडमिशन की। अगर आप चाहते हैं कि हम 2024 का एग्जाम निकालें और स्टडी IQ के सभी बेहतरीन फैकल्टीज के साथ जुड़ें और समय रहते कर लें, तो अभी भी समय है, आप इसको कर सकते हैं। शाम को 6 बजे से बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी 3-4 दिन की क्लास निकली है, ध्यान रखना। और इसको करेंगे तो इसमें आप निश्चित समय में अपने सिलेबस को कंप्लीट करके तैयारी कर सकते हैं, अभी भी समय है, ध्यान रखना। और इसकी जो फीस है, एक्चुअल फीस 70,000 है, लेकिन एम के लाइव कोड यूज करने के बाद इसकी फीस पड़ेगी आपको 29,999 रुपए। ओके, ध्यान रखिएगा। इसका फायदा यह होगा कि इसके माध्यम से आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस से लेकर के सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ, एवरीथिंग जो आपकी पढ़ाई लिखाई एग्जाम से रिलेटेड है। इस कोर्स में आपको मेंटर्स, ध्यान रखना, मटेरियल, बुक, डेली क्लास नोट्स, सोचिएगा ये सब कुछ मिलेगा। क्लासेस वगैरह तो सब मिलेंगी। मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होगा, और हर स्टेज के लिए अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ध्यान रखना। तो जल्दी से जिन लोगों ने ज्वाइन करना है वो लोग जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें, जिससे कि समय रहते इसको फायदा उठा सकें। अन्यथा जितना लेट करेंगे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपको लॉस होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि इस प्लानिंग का महत्व या इसका उद्देश्य क्या होता है, खासकर भारत के संदर्भ में आयोजना का महत्व क्या है। देखिए, इसके जो उद्देश्य है, महत्व है, वो यही है। पहला उद्देश्य है देश का सामाजिक आर्थिक विकास करना। पहला उद्देश्य, हम चाहते हैं सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दें, लोगों का विकास करें, लोगों के जीवन स्तर को अच्छा करें, ध्यान रखना। दूसरा, संसाधनों का समुचित दोहन करना, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं उसका सही उपयोग कर सके, चाहे संसाधन प्राकृतिक हो चाहे मानवीय संसाधन हो, यानी प्रकृति से मिलने वाले संसाधन हो या मानवीय संसाधन। हमारे यहां वैसे भी देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, युवा जनसंख्या भारत में है, जिसे हम जनांकीय लाभांश कहते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा है, और उसका हम उपयोग करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। उसका उपयोग करके हम देश को विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं। तीसरा है सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करना, यानी कि समाज के विकास में सभी लोगों को शामिल करना, ध्यान रखना, समावेशी विकास, कोई छूट ना जाए विकास की धारा से, सब तक विकास को पहुंचाना ही लक्ष्य है। विकास की धारा में सबको शामिल करना है, कोई पीछे ना छूट जाए, कोई भी समस्या ना रह जाए। हम चाहते हैं कि समाज के सभी लोग आगे बढ़ें, सबको मूलभूत सुविधाएं मिले, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, ये सारी चीजें उसको मिले, ये हम चाहते हैं। साथ के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, यानी सतत विकास को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। यानी हम विकास तो करें, लेकिन साथ के साथ और क्या करें, साथ के साथ हम चाहते हैं कि हम पर्यावरण को भी संरक्षित करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सके। अगर हम आज ही प्रदूषण फैला लेंगे, सारे संसाधनों को खत्म कर देंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए ना पानी बचेगा ना शुद्ध हवा बचेगी। तो हमें विकास भी करना है, तो हमें टारगेट के अनुसार कैसा करना है, पर्यावरणीय विकास, यानी कि पर्यावरण संरक्षण यानी सतत विकास के साथ इसको बढ़ावा देना है। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देना है, ध्यान रखना। आधारभूत ढांचे का विकास करना है, बिजली, सड़क, पानी, रेल, वायुयान, टेलीकॉम, ये सारी चीजें विकसित करनी है, जिससे कि हमको गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाएं मिल सके और सस्ती मिल सके, हमारा जीवन स्तर बेहतर हो सके, लोगों को नए नए रोजगार मिल सके, इंडस्ट्री डेवलप हो सके। कहा जाता है कि जिस देश में आधारभूत ढांचा अच्छा होता है, वही देश आगे आर्थिक विकास में बढ़ता है, उसी को उसका फायदा मिलता है, ध्यान रखना। तो आधारभूत ढांचे से आर्थिक यानी कि औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा,
और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। और जितना ज्यादा रोजगार मिलेगा, लोगों का जीवन स्तर उतना ही बेहतर होगा। समझिएगा, इसके माध्यम से क्या मिलेगा? अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अर्थव्यवस्था को गति यानी कि उत्पादन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और उससे देश का विकास होगा। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना, बाजार संबंधी क्रियाओं को विनियमित करने के लिए बाजार में जो कुछ भी हो रहा है उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकें, जिससे कि देश के विकास को बढ़ावा मिले। ऐसा ना हो कि बाजार अनियंत्रित हो जाए, जिसकी मर्जी हो वो उस तरीके से काम करे। इससे ध्यान रखिए, उत्पादक का भी नुकसान होगा, उपभोक्ता का भी नुकसान होगा। ध्यान रखना, उत्पादक क्यों, देखिए ध्यान रखिएगा, बाजार में उत्पादक हमेशा ये चाहता है, जो कुछ भी उत्पादन कर रहा है मैक्सिमम से मैक्सिमम कीमत चाहता है, और उपभोक्ता क्या चाहता है? कम से कम कीमत पर माल खरीदना। और बिचौलिया जो होता है, वितरक जिसे कहते हैं, वो क्या चाहता है? उत्पादक से सस्ता ले और उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचे। ध्यान रखिएगा, यानी वो दोनों का नुकसान करना चाहता है। यानी हर व्यक्ति अपने अपने फायदे के लिए है। ऐसी कंडीशन में हर व्यक्ति अगर अपने अपने फायदे के लिए काम करेगा तो खुद सोचिएगा, देश का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास, लोगों का विकास संभव नहीं है, क्योंकि सबके हित टकराएंगे। इसीलिए व्यवस्था को सही संचालन के लिए विनियमन का होना बहुत जरूरी है। क्यों दोस्तों, बात सही है कि नहीं? एवरीबॉडी, ठीक। इसके अलावा और क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से निपटने और स्वावलंबी बनाने के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बने, किसी पर डिपेंड ना हो। और इंटरनेशनल कंपटीशन जितना भी है, यानी विदेशी कंपनियों से हम कंपटीशन कर सके, इसलिए अपने आप को मजबूत करना बहुत जरूरी है। चाहे औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के संदर्भ में, या किसी भी स्तर पर हम चाहते हैं कि ग्लोबल कंपटीशन से निपट सकें, उनको हम चुनौती दे सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। हम दूसरों पर निर्भर ना रहें, अपना विकास करें। और इन सब के माध्यम से मानव विकास और मानव पूंजी विकास, जनाकीय लाभांश का उचित उपयोग करना, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये आयोजना के महत्व या कह सकते हैं उद्देश्य हैं, जिसके माध्यम से हम एक देश में इतनी सारी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इन पॉइंट को आप लिख करके आराम से मेंस का क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। और अगर प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाए कि प्लानिंग का निम्न में से कौन कौन से महत्व हैं, 1 2 3 4, तो इनमें से कोई भी हो सकते हैं 3 4, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इट इज ओके एवरीबॉडी? तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको यह काम करना होगा। याद हो गए? समझ में आ गया? तो प्लानिंग क्या है ये मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, प्लानिंग होती क्या है। दूसरा, प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक, अब आते हैं प्लानिंग के प्रकारों को लेकर के। ये रहे प्लानिंग के प्रकार। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 4 तरीके के होते हैं। एक, सरकार की भूमिका के आधार पर आदेशात्मक और निर्देशात्मक होते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत होते हैं। समय के आधार पर समयबद्ध और अनवरत होते हैं। और लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक प्लानिंग होती है। इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है कि भारत में कौन कौन सी प्लानिंग चल रही है, कौन सी प्लानिंग नहीं इंप्लीमेंट की गई। यह क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं देखिए दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, प्लानिंग पढ़ रहे हैं, नेचुरल सी बात है, लक्ष्य तो आपने तय कर लिया है। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने लक्ष्य तय कर लिया है, लेकिन उसका समय, उसके लिए संसाधन, उसके लिए रणनीति आपको बनानी है। अब चाहे अकेले बैठ के बनाइए या मेरे साथ बैठ के बनाइए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात समझिएगा, लेकिन बिना रणनीति के, बिना प्लानिंग के दोस्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ समय चला जाएगा और संसाधन भी चले जाएंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कुछ साल के बाद में, जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए
इसलिए जो पढ़िए सॉलिड तरीके से पढ़िए। मैं आपको बार बार कहता हूं, मेरी क्लास में आने का मतलब है पढ़ाई करना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आदेशात्मक नियोजन, निर्देशात्मक। आदेशात्मक का मतलब होता है जिसमें आदेश होता है, यानी कि इसके अंतर्गत पूरी योजना, ध्यान रखना, कौन बनाता है? पूरी योजना केंद्र बनाता है और इसे लागू करता है राज्य या अन्य निजी क्षेत्र, इसे लागू करता है। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? इसमें आपका आदेश होता है, यानी कि इसमें अनिवार्यता होती है कि आपको ये करना ही करना है, ये मेरा आदेश है, अनिवार्यता होती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको करना ही करना है, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, और करोगे तो प्राइज भी पाओगे। तो इसमें दंड और पुरस्कार की नीति भी होती है, कह सकते हैं। और जबकि निर्देशात्मक का मतलब होता है जहां पर योजना केंद्र ही बनाता है, लेकिन लागू राज्य करते हैं, राज्य या निजी क्षेत्र करता है, ध्यान रखना। लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसमें दोनों सहयोग करते हैं, सहयोगात्मक अवधारणा होती है, सहयोगात्मक अवधारणा। अब कहोगे ऐसे कैसे? सहयोगात्मक, इसका मतलब यह होता है इसमें कंपल्सन नहीं होता, इंडिकेटिव होता है, सांकेतिक, जिसमें राज्य केंद्र सरकार कहती है कि आप लागू करिए, आपके साथ जो कुछ भी होगा हम हेल्प करने के लिए तैयार है ना, आप घबराइए मत, हम लोग मिलकर करेंगे, अब लागू तो करो, कोशिश तो करो, जो लक्ष्य होगा, जो लक्ष्य पाया जाएगा, कोई बात नहीं, हम मिलकर देख लेंगे, बस आप करो तो सही। इसका मतलब होता है इसमें मोटिवेशन होता है, सहयोग होता है, कॉपरेशन, मोटिवेशन, ये दोनों चीजें होती हैं। अब बताइए हमारे भारत में कौन सी योजना लागू है, आदेशात्मक या निर्देशात्मक? सोच रहे हैं। तो भारत में आपकी जो योजना लागू है दोस्तों, ये है आपकी निर्देशात्मक, ये लागू है। क्लियर हो गया? निर्माण प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत, इसका मतलब है इसका निर्माण कौन करता है? केंद्र करता है। निर्माण कौन केंद्र करता है? केंद्र। और विकेंद्रीकृत मतलब यहां पर केंद्र और राज्य दोनों करते हैं, दोनों बनाते हैं और दोनों लागू करते हैं। यहां पर यही बनाता है, यही लागू करता है, बनाना और लागू करना, ये दोनों काम इसी के हैं, केंद्र के। यानी वो राज्यों पर विश्वास ही नहीं करता, राज्यों को जिम्मेदारी ही नहीं देता, सब कुछ यानी पूरी प्लानिंग बनाना, पूरा उसको लागू करना, ये है हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम। स्टार्टिंग में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद जब योजना आयोग बनाया गया योजना के लिए, तो वो यही था, जिसमें योजना आयोग ही नीतियां बनाता था, वही प्लान बनाता था, वही लागू करता था, राज्यों से न पूछा जाता था न बताया जाता था। बाद में जाकर के इसको चेंज किया गया, तो फिर सोचिए कि हम दोनों ने मिलकर के ये करना शुरू कर दिया। अब वर्तमान में कौन सी चल रही है? तो वर्तमान में चल रही है ये वाली, पहले चलती थी ये। क्लियर है? अब आ जाइए तीसरा, समय के आधार पर और बिना समय के आधार पर। समय के आधार पर मतलब होता है अल्प समय के लिए, मध्य समय के लिए, दीर्घावधि, यानी कि 1 साल से लेकर के 4 साल के लिए, 5 साल लेकर के 10 साल तक के लिए, और 10 से लेकर के आगे के लिए वर्ष, 10 वर्ष से ज्यादा, ये आपकी दीर्घावधि होती है। अब बताइए भारत में पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? मध्यकालिक, ये समझ लीजिए, यानी कि इसमें समय के आधार पर टारगेट डिसाइड किए जाते हैं, एक निश्चित समय तय कर लिया जाता है, वो 1 से लेकर 4 साल तक का हो तो अल्पकालिक होगी,
5 से लेकर के 10 साल तक होगी तो मध्यकालिक होगी, और 10 साल से ज्यादा के लिए होगी तो दीर्घकालिक होगी। इनको हम कहते हैं। तो भारत में पंचवर्षीय योजना यही थी, यानी कि पंचवर्षीय योजना इसी का हिस्सा है। योजना, पंचवर्षीय योजना। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर। और रोलिंग प्लान क्या होता है? रोलिंग प्लान का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ऐसा प्लान जिसमें कोई समय नहीं होता, समय रहित कहते हैं इसको, समय रहित प्लान। समय रहित होता है, इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता, यानी कि इसके टारगेट बनते रहते हैं, अचीव करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। समझिएगा, जैसे एक आपने देखा होगा एक्सीलेटर, देखिए अब तो रेलवे में भी आ गए हैं, ठीक है ना। पहले मेट्रो मिलते थे, तो जो सीढ़ियां ऊपर जाती रहती हैं और नीचे आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती हैं, वो सीढ़ियां कभी खत्म नहीं होती। सोचिएगा, कभी खत्म होती हैं? नहीं। उसी तरीके से ये समय है, ये भी कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है, इसमें समय खत्म नहीं होता। यानी लक्ष्य बनते रहते हैं, चलते रहते, बनते रहते, चलते रहते, बनते रहते, चलते रहते। प्रॉपर कोई लक्ष्य नहीं है कि 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, ऐसा कोई टारगेट है, ऐसा नहीं है। नए नए लक्ष्य बनते रहते हैं, अचीव करते रहते हैं, बनते रहते हैं, अचीव करते रहते हैं, और आगे बढ़ते रहते हैं। ये इसका कंसेप्ट है, और इसको लागू किया गया था आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना में? सोचिएगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था। 5 ईयर प्लान में इसको लागू किया गया था। 5th 5 ईयर, 6th 5 ईयर प्लान में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया। ठीक। लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर क्या होते हैं? एक होती है संरचनात्मक, एक होती है प्रक्रियात्मक। यहां पर याद रख लीजिएगा, भारत में जो चल रही है वो ये चल रही है इस समय। और भारत में जो नवीन योजना चल रही है, वो नवीन योजना तीनों तरह की है, 3 साल की, 7 साल की और 15 साल की। जो मोदी सरकार ने 5 साल की योजना को हटा करके क्या किया है, 3 नई योजनाओं का स्वरूप बनाया है, 3 साल की, 7 साल की और 15 साल की। तो ध्यान रखिएगा, मोदी सरकार की नई योजना कौन सी है? 3, 7 और 15 वर्ष की है, तो हमारी इसी में आती है। तो वर्तमान में जो चल रही है वो 3, 7 और 15 वर्ष की है। अब ये मत पूछना कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। 3 साल की योजना सरकार बना के चला चुकी है, 7 साल की कोई प्रॉपर बनाई नहीं, 15 साल की भी कोई प्रॉपर डिक्लेयर नहीं की है। बस चल रहा है, जो मन में आता है वो हम डिक्लेयर कर देते हैं, सरकार कर देती है। ध्यान रखना। अब बात आती है संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक क्या होते हैं। संरचनात्मक का मतलब होता है जब हम कोई नई संरचना का निर्माण करते हैं, नई संरचना के द्वारा, नई संरचना का निर्माण करके हम विकास करते हैं। नए नए ढांचे, नए रेलवे पुल बनाए जाते हैं, नए नए रोड बनाए जाते हैं, सोचिए नए बिजली घर बनाए जाते हैं, नए प्लांट लगाए जाते हैं, ये सारी, यानी जब अर्थव्यवस्था की संरचना का हम निर्माण करते हैं, संरचना का विकास करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्लानिंग। जिसमें हमें रोड बनाना है, बिजली का टावर बनाने हैं, टेलीफोन टावर बनाने हैं, तो जब वायर पोल लगाने हैं, सोचिएगा डैम बनाने हैं, पावर प्लांट लगाने हैं, कुछ भी, उसको हम कहते हैं संरचनात्मक आयोजना। और जब हम, अगला क्या होता है, फंक्शनल। अब संरचना तो बन गई है, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन उसको आगे और विकसित कैसे किया जाए। तो प्रक्रियात्मक में क्या होता है, संरचना का सही उपयोग करने का प्लान होता है। संरचना का संरचना का सही उपयोग करने की रणनीति बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, संरचना के
सही उपयोग की क्या बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। यानी संरचना तो पहले से थी, बस उस संरचना का सही उपयोग यानी कि उसका सही यूटिलाइजेशन, सही फंक्शन करना है। रोड तो आपने बना दिया लेकिन चौराहे पे आकर के जाम लगने लगा। रोड बहुत अच्छा बना दिया, लोग क्रॉस करके आने जाने लगे, मेन जो रोड है उस पर चलने वाले लोगों को ट्रैफिक को प्रॉब्लम होने लगी। तो क्या करें? तो भाई एक काम करते हैं, पहले से बना हुआ रोड तो है ही है, अब एक काम करते हैं उस पर रेड लाइट लगा देते हैं, कब कौन क्या निकलेगा। इससे क्या हो गया, उसके फंक्शनैलिटी, उसके जो फंक्शन है वो बढ़ गए, अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। क्या करना है, साइड में 2 रेड लाइट के पोल लगाने हैं, एक बीच में लगाना है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से दिखाई देता रहे कब हमें किसको आगे बढ़ना है, किसको रुकना है। यही है, बात समझ गए? तो इसी तरीके के उपाय किए जाते हैं इसमें, यानी पहले की ही संरचना का सही ढंग से उपयोग करना, ध्यान रखना। ओके, तो ये है आपके आयोजना के प्रकार। मैं समझता हूं इतने समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसी में देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन है, भारत ने कौन से प्रकार की योजना पर बल दिया है? यह क्वेश्चन देखिए, आदेशात्मक नियोजन, अनवरत योजना, विकेंद्रीकृत योजना। सही कूट का चयन कीजिए, केवल 3, 1 और 2, 2 और 3, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सी योजना को पर बल दिया गया है भारत में? अब सोचिए, आदेशात्मक है, नहीं है। अनवरत योजना केवल एक योजना में आई, बाकी समय नहीं रही। तो कौन सा बचा? विकेंद्रीकृत। आंसर यही है इस समय, विकेंद्रीकृत, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर के योजना बनाते हैं, वही लागू करते हैं और बिल्कुल एक निश्चित समय में करते हैं, जिससे कि लक्ष्यों को हासिल कर सके। ठीक, क्लियर है? अगला देखें तो भारत में अनवरत योजना को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? और इसका जवाब मैं कई बार आप लोगों को दे चुका हूं, क्यों दोस्तों, है कि नहीं? कई बार दे चुका हूं। तो अब आप लोग देख सकते हैं, 5वीं, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, आंसर छठी पंचवर्षीय योजना। मिल गया आंसर। इसी तरीके से आप लोगों को काम करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां तक मैंने डिस्कस किया है। कल हम लोग बात करेंगे प्लानिंग, भारत में प्लानिंग का विकास कैसे कैसे, कब कब, किस किसने किया, किस तरीके से किया, कौन सी प्लानिंग बनाई गई, कैसे प्लानिंग बनाई गई, कितना हमने अचीव किया। भारत में प्लानिंग के विकास को लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक टॉपिक और चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में अंतर क्या है। What is the difference between the planning commission and the नीति आयोग? ये तो आखिर क्यों, क्या कारण था कि नीति आयोग लाया गया प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को हटा करके? तो इसको जानना भी तो जरूरी है। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, बस ये जानते हैं कि हम मोदी ने हटाया, लेकिन क्यों हटाया, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक सही चीज समझ में आएगी ही नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो हम उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास सही लगी होगी। अब यह क्लास हमारी कंटिन्यू आगे चलेगी। ओके दोस्तों, और बाकी किसी को अगर मुझसे जुड़ना है तो मैंने पहले ही बताया है, जो लोग चाहते हैं कि मुझसे जुड़ें तो वो लोग ध्यान रखिएगा, इसको कर सकते हैं। और ये मेरा कोड है जिसका इस्तेमाल आप लोग किसी भी कोर्स को परचेज करने, बुक्स को परचेज करने, किसी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को मिल सकता है इसके थ्रू। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।